वेलकम आईपीएंस। एंड यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर में बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन है वो हम कवर अप करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है वो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है कि पोटेंशियल जो पार्टिकल इन पोटेंशियल के बेस पे प्रॉब्लम्स है वो पूछे जाते हैं। वो जीसेट एग्जामिनेशन में इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे गए हैं, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1% ही उसका चांस है। तो ये टॉपिक पार्टिकल इन पोटेंशियल हम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो लाग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स ख़त्म होने के बाद ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि अगर लाग्रांजियन हैमिल्टनियन मैकेनिक्स है वो हमने बाद में किया तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में कब कंसीडर किया जाता है कि जब वो 2D में फेंका गया हो, प्रोजेक्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक 2D मोशन है जिसको हम डील करेंगे कि 1D मोशन में। ओके, 2D मोशन है उसको 2D की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम ट्रीट करेंगे जैसे दो 1 डायमेंशनल मोशन हो रहे हो इंडिपेंडेंटली। अब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों में मोशन हो रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो रही है, मतलब कि पार्टिकल है वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, और वो लेफ्ट टू राइट भी मूव कर रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें बेसिकली क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है वो कंसीडर करके हम चलेंगे। तो ये आपके लिए था कि साइन कन्वेंशन है वो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट है, उसके बेस पे ही हम लेंगे। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 और 9 फॉर्मूला के आसपास ही प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है वो तो आपको याद रखने ही है। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 यहाँ पे फॉर्मूला है वो समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है मैंने कोई पार्टिकल है उसको, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है। ओके, ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से एंगल है थीटा। अब ये पार्टिकल है उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। ओके, पार्टिकल की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो होगी u। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u से एक पार्टिकल मैंने प्रोजेक्ट किया है जो कि है थीटा एंगल बना रहा है एक्स कोऑर्डिनेट से। अब और यहाँ पे अगर थीटा कोऑर्डिनेट बना रहा है तो आप लोगों को पता है कि एक्स एंड वाई में ये u के दो कोऑर्डिनेट से उसको सेपरेट करते हैं, u के दो कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये u है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो u कोस थीटा और यहाँ पे u साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने थीटा एंगल बना के प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल है उसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी u कोस थीटा और y डायरेक्शन में स्पीड होगी u साइन थीटा। मतलब कि वो हाइट है वो u साइन थीटा की वजह से अटेन कर रहा है, और जो उसकी रेंज होगी वो u कोस थीटा की वजह से यहाँ पे उसको मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो जा रहा है पार्टिकल वो u कोस थीटा की वजह से जा रहा है। तो अब यहाँ से पता चल गया कि ये स्पीड है। अब हमें पता है कि स्पीड है और टाइम होता है, दोनों अगर हमारे पास है तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो लग रहा है जी। ओके, पार्टिकल पे। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऊपर से नीचे फिर से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, सो F इक्वल टू m
AY। अब यहाँ पे देखो -mg लग रहा है, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लिख दिया MAY। सो AY इक्वल टू -g, ओके, एंड AX इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे AX है वो 0 है। अब हमें पता है कि S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? अब X डायरेक्शन की बात करें तो UX लिख देते हैं, तो वो भी हमें पता है कि UX है वो क्या है, UX मतलब कि X डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो UX इक्वल टू U कोस थीटा है। तो जैसे ही यहाँ पे U और यहाँ पे भी AX आ जाएगा, U कोस थीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ T एंड 1/2 AX की जगह पे 0 पुट करेंगे तो SX यहाँ पे आ जाएगा, SX आ जाएगा UT कोस थीटा। क्लियर? यहाँ पे देखो UT कोस थीटा आ गया। अब यहाँ से देखो SY की अगर हम बात करें, SY की जैसे ही बात करेंगे तो सभी जगह पे यहाँ पे देखो UY आ जाएगा, यहाँ पे AY आ जाएगा। तो UY है वो क्या है, UT साइन थीटा। अब यहाँ पे A की जगह पे -g पुट करेंगे हम, सो GT का स्क्वायर। क्लियर? तो सेकंड फॉर्मूला जो है SY है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितनी हाइट है वो अटेन कर रहा है y कोऑर्डिनेट पे, वो है तो वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि वेलोसिटी है वो तो मैंने आपको बताई है कि Vx है, मतलब कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u कोस थीटा है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है वो भी आप पता कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर्मूला पुट कर दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन g है, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू u माइनस GT। ओके, मतलब कि AT होता है लेकिन यहाँ पे GT। अब Vy है, यहाँ पे Uy होगा, Vy Uy की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, देखो U साइन थीटा माइनस GT। ओके, बिकॉज देखो आपको पता है A इक्वल टू V माइनस U/T होता है, तो AT प्लस U इक्वल टू V हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे A है उसकी जगह पे -g पुट कर दिया है, इसी वजह से इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो U कोस थीटा, सॉरी यहाँ पे UT कोस थीटा इक्वल टू आ रहा है SX। ओके, और यहाँ पे देखो U है, सॉरी यहाँ पे x डायरेक्शन में बात करें तो क्या आ रहा है, देखो UT कोस थीटा। तो अब T को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो x/u कोस थीटा। अब ये हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए। अब देखो ये बेसिक प्रोसीजर हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें ये T को भी रिप्लेस करना है, X को भी रिप्लेस करना है। देखो y मतलब कि SY ही है, यहाँ पे SY
वाई डायरेक्शन में अगर हमें पाथ है वो देखना है कि किस तरह का पाथ है वो हो रहा है, तो क्या आएगा देखो, एक्स यहाँ पे u कोस थीटा, यहाँ पे y है वो u साइन थीटा में आएगा। ओके, ut साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ut साइन थीटा है उसकी जगह यहाँ पे t है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, अदरवाइज इस तरह से लिख दो, ut की जगह पे x बाई कोस थीटा पुट कर दो, तो x यहाँ पे साइन थीटा है डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे पुट, टी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से x साइन बाई कोस मतलब कि टेन थीटा हो गया है 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह का पाथ है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां से आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका मतलब है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका मतलब है कि वो कितनी देर तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है तो वो कितनी देर तक एयर में रहता है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं बेसिकली। लेकिन हमें क्या करना है कि कहीं पे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन पूछा जाएगा तो ये इक्वेशन हम लिख देंगे। लेकिन ये इक्वेशन आ कहाँ से रहा है, देखो t इक्वल टू आप t पुट कर दो और y इक्वल टू 0 पुट कर दो। ओके, तो ये इक्वेशन है उसमें जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे और t इक्वल टू t पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो ut साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। सो एक t कैंसिल हो गया और यहाँ से t तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि देखो y इक्वल टू 0 इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो। क्लियर? y पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, x पे ही डिस्प्लेसमेंट होगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो इसीलिए y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट y है sy 0 ले लिया है और t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट है वो कब यहाँ पे अटेन होगी, t इक्वल टू t/2 पे। जितना टाइम वो एयर में रहता है उससे हाफ जैसे ही आप कर दोगे तो यहाँ पे कुछ मैक्सिमम हाइट है वो अटेन होगी। तो t इक्वल टू t/2 है वो आपको पुट करना है और y इक्वल टू h पुट कर देना है। क्लियर? मैक्सिमम हाइट आपको पुट कर देनी है, तो यहाँ पे y इक्वल टू h पुट कर दिया और देखो यहाँ पे y इक्वल टू h पुट कर दिया और यहाँ पे t/2 पुट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो t/2 पुट करने से क्या आ जाएगा, ओके यहाँ पे t है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना है 2u साइन थीटा, सो u साइन थीटा बाई जी, ये है हमारा t और यहाँ पे u साइन थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, u साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। क्लियर? अब ये 2 कहाँ चला गया? ओके, अब देखो t टाइम है वो t/2 पुट करना है, मतलब कि यहाँ पे t/2 पुट करने से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल रहा है? 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, आप ऐसा करो कि अभी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है बोर्ड पे मेरे से, तो ये मैक्सिमम हाइट है उसका इक्वेशन है वो आप याद रखो अभी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है वो t/2 जब हम पुट करेंगे तभी ही हमें मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ से आगे चलते हैं रेंज के इक्वेशन में। तो रेंज है, देखो रेंज का इक्वेशन है ना, यहाँ से ये आपको याद रखना है, लेकिन आप इजीली रेंज का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस Sx एंड Sy। लेकिन हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? मैक्सिमम रेंज एट एंगल, तो एंगल कब एंगल है वो कितना होगा? देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तब हमारी रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो 2 थीटा इक्वल टू 90 होगा और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तो हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन अकर्स एट 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री पे जब आप कोई भी पार्टिकल या बॉल या कुछ भी पत्थर या फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। उससे अगर अपर साइड पे फेंका है या लोअर साइड पे फेंका है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं कवर अप होगा, ओनली 45 डिग्री पे जाएगा, तभी ही मैक्सिमम डिस्टेंस कवर अप हो पाएगा। क्लियर? तो बेसिकली ये सभी इक्वेशन है वो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं फ्रिक्शन पे कि किस टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में से आपको कोई भी क्वेश्चन है वो जीसेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन आपको क्या पूछा जा सकता है कि रेंज है वो कब मैक्सिमम होगी? ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन पूछा जाएगा या मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन पूछ देंगे। तो इस तरह के इक्वेशन है वो पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है वो नहीं पूछा जाएगा। प्रॉब्लम अगर आपको करना है तो गेट एग्जामिनेशन या या तो नेट एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम है वो पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, लेकिन वहाँ भी ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम चलते हैं फ्रिक्शन में, इसके बाद चलेंगे सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे देखो कि अगर वो जो हाइट वाला जो मैक्सिमम हाइट है उसका सॉल्यूशन है वो सिंपल ही था, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे एक बार मिस्टेक हो गया, मतलब कि वो मिस्टेक ही होता चला जाता है। तो t इक्वल टू जैसे ही आप t/2 लेंगे और y इक्वल टू h है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू h और u इंटू टी साइन थीटा है। अब u साइन थीटा है, u साइन थीटा और t की जगह पे t/2 पुट करना है, प्लस यहाँ पे मतलब कि माइनस 1/2 g और t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से h इक्वल टू जैसे ही t का इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे तो t/2 मतलब कि u साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आ रहा है माइनस 1/2। यहाँ पे t स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर आएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 g और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर, तो एक जी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी -1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इक्वल टू h इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर? तो यहाँ से ये इक्वेशन भी यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया है। तो बेसिकली ये इक्वेशन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन से कांस्टेंट मोशन के, वो यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और जो डिस्टेंस, और वो तो मैंने बता दिया है कि ये तो इजीली कैलकुलेट करना ही नहीं है, वो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो तो स्पीड है वो डिवाइड हो जाती है, यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो हम चलते हैं फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन है उसकी बात करते हैं। तो फ्रिक्शन है वो क्या है कि एक फोर्स है जो कि है, देखो हमें सभी को पता है फ्रिक्शन क्या है, लेकिन वो किस तरह एक्ट करता है। इट इज़ एक्ट बिटवीन टू सरफेसिस, दो सरफेसिस है उसके बीच में एक्ट करता है, जिसको हम फ्रिक्शन से जानते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारी मूवमेंट के लिए और हमारे वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए सभी जगह पे नेसेसरी है। अब यहाँ पे देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के पहले हम बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट नॉट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस, और वी कैन से दैट इट एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट। ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है एंड अंडर द एक्शन ऑफ सम अप्लाइड फोर्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, अब उसे मूव करने की कोशिश की जा रही है, तो तब है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक एडजस्टेबल फोर्स होता है। यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। ओके, ये कहीं पे भी ऐसा पूछा जाने वाला नहीं है कि स्टैटिक कौन सा फोर्स है वो एडजस्टेबल फोर्स है, लेकिन हमें बेसिक जानकारी है वो पता होनी चाहिए। सो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्टेबल फोर्स है एंड इट कैन एडजस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे कोई एक चीज़ है सरफेस पे रखी है और स्टेबल है, यहाँ पे मेरे हाथ पे एक पेन रखी है वो स्टेबल है, इसको इस साइड जो पीछे मैं पुश कर रहा हूँ तो उसका फ्रिक्शन है वो मेरे सामने की डायरेक्शन में लगेगा, और इसको मैं खींच रहा हूँ तो इसका फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू माय फोर्स हो जाएगी। अब इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसका मतलब कि जो फोर्सेस अपर साइड लग रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और डाउनवर्ड में लग रहे हैं, उसको इक्वल कर दो तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आ जाता है। अगर फोर्स इन लेफ्ट एंड फोर्स इन राइट है उसको इक्वल कर देते हैं तो भी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है वो वैलिड होता है। अब ये इक्वेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का इक्वेशन है वो यूज़ कर सकते हैं कब? कि जब क्वेश्चन है वो कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे होता है, फ्रिक्शन इंक्लूड होता है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे म्यू एस है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब म्यू के एन भी यहाँ पे कभी कभी यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के। ओके, ये होता है। अगर म्यू एस एंड म्यू के है वो डिफरेंटली स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो आपको म्यू एस इक्वल टू म्यू के लिखना होगा। म्यू एस इक्वल टू म्यू के लेके ही प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे n है वो नॉर्मल है टू द सरफेस। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं कि अगर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स है वो mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे कि अगर ऑब्जेक्ट है उसको
स्लाइड करवा रहा है और मिनिमम फोर्स है वो कितना लगेगा। देखो स्लाइड करवा रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे इस साइड पे अगर हम खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को सरफेस से, तो मिनिमम फोर्स लगेगा एफ मैक्स जितना, इतना फोर्स तो आपको लगाना ही होगा। ओके, वो भी पैरेलल टू सरफेस। और आपको जो लोअर स्टैंडर्ड में एक फिगर बताई होती है कि जैसे ही फोर्स है, यहाँ पे देखो एक ब्लॉक पड़ा होता है और इस डायरेक्शन में खींचते हैं, इस डायरेक्शन में खींचते हैं, इस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो ब्लॉक कैसे मूव करता है। अगर आप पैरेलल टू द सरफेस मूव करेंगे तो ही उसको मिनिमम फोर्स से खींच सकते हैं। क्लियर? सॉरी। अब ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है और मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ समथिंग कैलकुलेट करना है। मतलब कि कुछ भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम फोर्स है वो आपको कब लगाना होगा, मिनिमम फोर्स कब लगाना होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उसका मतलब है कि स्टैटिक मैक्सिमम है वो उस पे लग रहा होगा और ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। ओके, वो अभी मूव होने ही वाला है। इस तरह से आपको लेके एजम्पशन लेके प्रॉब्लम सोल्व करना होगा। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तो मैंने यहाँ पे ही बता दिया था। तो यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन है, उसके बेस पे आपको 1 और 2 प्रॉब्लम्स है वो मैं करवाऊंगा। और प्रॉब्लम है वो बेसिकली आपके जीसेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के बेस पे ही है। और जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखना होगा और उसकी ट्रिक भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप फॉर्मूला है वो देख सकते हैं ऑप्शंस में से। क्लियर? तो हम चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन द या ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द एंगल। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। एक तो एंगल है वो कितना रखेंगे तो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा और रोटेट नहीं करेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं होगा, और कितना एंगल है उस पे ही ब्लॉक आपका स्लाइड करेगा। दूसरी बात मतलब वो है आपका मिनिमम एंगल। ओके, अब यहाँ से आगे बता रहा हूँ कि रिटार्डेशन इन एक्सेलरेशन एंड जो कि है एक्सेलरेशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फिगर है वो ड्रॉ करते हैं। ऐसा एक वेज ब्लॉक का जो सिस्टम है वो है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है। अब पहले हम बात करेंगे कि आपका जो मैक्सिमम एंगल कितना, आपका जो मिनिमम एंगल है वो कितना रखेंगे तो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो थीटा है। अब ये ब्लॉक है उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर यहाँ पे ये है थीटा। अब यहाँ पे हमें पहले क्या करना है पता है कि ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो ये एंगल भी है क्या थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल अगर थीटा है और यहाँ पे इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैंने ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि ये 90 माइनस थीटा है। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो देखो यहाँ पे इस तरह की जियोमेट्री बन रही है। ओके, तो ये है थीटा और ये है 90 माइनस थीटा। अब ये तो परपेंडिकुलर ही, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 का ही हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा का पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 माइनस थीटा मतलब कि यहाँ पे ये एंगल है
वो थीटा होगा। तो बेसिकली ये एंगल है वो थीटा आ गया है। क्लियर? तो अब थोड़ा आपको फोकस करना है। कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, ओके, और ये इस यहाँ पे देखो ये है थीटा एंगल, तो ये हो गया mg कोस थीटा, और इसके पैरेलल सरफेस के पैरेलल जो लग रहा है फोर्स, ओके, वो है mg साइन थीटा। क्लियर? अब ये ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है n। तो हमें पता है Fs मैक्सिमम कितना होगा, म्यू इंटू एन जितना। अब n है, n इक्वल टू एम जी कोस थीटा है, n इक्वल टू एम जी कोस थीटा। सो एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एम जी कोस थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे देखो, यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में सेम इतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा जितना। सो फ्रिक्शन एफ एस एम जी साइन थीटा जितना ही होगा। अब यहां पे देखो, अगर ये फ्रिक्शन है वो एफ एस मैक्सिमम से कम होगा, तभी ही ये ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करेगा। ओके, एफ एस मैक्सिमम जितना है उससे कम आपको फ्रिक्शन मिल रहा है तो वो स्लाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो एफ एस कितना आएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे एम जी म्यू कोस थीटा। तो यहाँ पे एम जी कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, विच इज लेस देन और इक्वल टू म्यू। ये आ गया आपका मैक्सिमम एंगल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन। तो अगर ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दी गई है तो यही ऑप्शन आपको टिक करना है। देखो कुछ भी पूछा जाता है ना तो उसमें मैक्सिमम एंगल ही पूछा जाएगा कि मैक्सिमम एंगल है वो कितना रख सकते हैं आप कि ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करेगा। अब अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो हम एम जी साइन थीटा इक्वल टू ये जो फ्रिक्शन है वो नहीं लिख सकते, फोर्स है वो नहीं लिख सकते। तो पहले ये एक केस लिख लो आप, इसके बाद चलते हैं हम नए केस पे, जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन an inclined plane। अब ऑब्जेक्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब है कि नेट फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू एम जी कोस थीटा तो यही है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल फोर्स है एफ नेट वो क्या होगा, देखो आपका एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है वो है, तो फ्रिक्शन है म्यू एन जितना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू
और n है वो mg कोस थीटा। अब हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होगा ma, और ये एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, सो a इक्वल टू m सभी जगह में से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं g, और यहाँ से साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। क्लियर? ये है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, रिटार्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रिटार्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसको अब ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ऊपर की डायरेक्शन में अगर हमें ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, अब देखो ये पहले केस के लिए ही था यहाँ पे, अब ऊपर की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको पता है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन Fs है वो इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड साइड लगेगा, मोशन की ऑपोजिट साइड। तो मोशन के ऑपोजिट साइड फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, देखो मोशन अपवर्ड साइड हो रही है और नेट फोर्स है वो किस साइड लग रहा है, देखो माइनस mg साइन थीटा माइनस एफ एस मतलब कि म्यू n, जो कि है माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा। ओके, अब ma इक्वल टू ये लिख दिया हमने माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा। अब यहाँ से a जैसे ही आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ g और साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। अब इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट था उसमें से माइनस हो रहा था, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट लगता है, तो इसका मतलब है कि ब्लॉक है जब नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन है वो माइनस हो रहा है जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो। और हमें पता है कि यहाँ से जीरो वेलोसिटी से हमने ब्लॉक को पुट किया है तो वो नीचे की साइड आएगा, तब वो एक्सेलरेट होगा। अगर ब्लॉक है उसको हमने इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन में हमें यहाँ से फेंका है अगर ऊपर की साइड, तो क्या होगा कि ऊपर की साइड जैसे ही हम ब्लॉक फेंकते हैं तो कुछ v वेलोसिटी से फेंकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों नीचे की डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक है वो उसको एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसका रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। तो ये रिटार्डेशन यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है कि ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में हमें मिलेगा। सो यहाँ पे इसी वजह से ये माइनस में एक्सेलरेशन मिल रहा है और ये प्लस साइन है वो ये शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दोनों एक ही साइड पे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो वो रिटार्डेशन होता है। क्लियर? जब एंगल की बात करेंगे तब, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे तब। क्लियर? अब ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये है एक्सेलरेशन के लिए, मतलब कि स्लाइडिंग डाउन हो रहा है तब, और यह है रिटार्डेशन जब जो पार्टिकल मतलब कि बॉक्स है वो
आ रहा है नीचे की डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है तब। क्लियर? तो फ्रिक्शनल फोर्स में आप इतना ही रखते हैं हम। फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बेस पे यहाँ पे देखो डिफरेंट वे में आपको प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि नॉर्मल और ये कंपोनेंट्स है वो आप डिवाइड कर दो। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे लिख दी है मैंने, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दो और इजीली आप कोई भी फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? सिर्फ आपको प्रॉब्लम को समझना होगा। तो शायद देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स है वो हम सोल्व करेंगे, लेकिन लाग्रांजियन मैकेनिक्स में, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम ज़्यादा सोल्व करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से प्रॉब्लम्स है वो जीसेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं सर्कुलर मोशन की ओर। तो यहाँ पे देखो कि सर्कुलर मोशन है वो किस तरह से वर्क करता है, सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन है उसका बेसिक किस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखनी है। तो पहले देखते हैं चलो कि एक तो सर्कुलर मोशन है वो 2 डायमेंशन में होगा। तो 2 डायमेंशन में मतलब कि यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो 2 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन हम कंसिडर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है कि हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल पोलर मतलब कि 3 डायमेंशन होगी, उसमें से r थीटा एंड 5 में से 5 है वो कट हो जाता है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज करेंगे r एन थीटा। एंड हमें पता है कि ये है r रेडियल डायरेक्शन और यहाँ पे ये है थीटा। तो थीटा है वो इस तरह से मूव करता है, तो ये है थीटा डायरेक्शन। अब यहाँ पे रेडियल एंड ट्रांसवर्स, देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड टेंजेंशियल ये दोनों सेम है, लेकिन ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, यहाँ पे लिख दो ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए ही टेंजेंशियल इक्वल टू ट्रांसवर्स होता है। अब रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि रेडियल मतलब कि आर कैप डायरेक्शन और थीटा कैप मतलब कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये है थीटा की डायरेक्शन। अब मैंने बोला था कि आपको ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो याद रखना है। तो यहाँ पे देखो उसका यूज कर लिया हमने। वेलोसिटी है वो आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप होती है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन है वो निकालते हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, ए आर इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा का जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या कहते हैं, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। देखो यहाँ से एक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो उसकी रेडियस है वो फिक्स होगी। अगर रेडियस फिक्स है तो इसका मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में लिखते हैं, अगर आर है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आर डॉट इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर? तो आर डॉट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आर डबल डॉट मतलब कि आर डॉट 0 है तो आर डबल डॉट तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे ए आर है उसको अगर लिखा जाए तो ए आर फॉर सर्कुलर मोशन क्या आ जाएगा, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर? आर डॉट 0 है, इसी की वजह से ये विथ माइनस साइन आपको कंसिडर करना है। अब और ये किस डायरेक्शन में होगा, थीटा कैप डायरेक्शन में, सॉरी। अब यहाँ पे देखो ये रेडियल एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे
देखो आर डॉट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आर थीटा डबल डॉट आ जाएगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एवरेज एंगुलर स्पीड होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो कि आर डॉट है वो 0 है, सो यहाँ से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपको मिल रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे जनरलाइज केस में डिस्कस करते हैं। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं v, तो क्या आ जाएगा, देखो आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत बार मैग्नीट्यूड निकाला, तो आपको अभी मैग्नीट्यूड निकालना पता होना चाहिए। तो आर डॉट का स्क्वायर है वो तो 0 ही है, आर डॉट मतलब कि यहाँ पे आर थीटा डॉट आ जाएगा, और ये थीटा डॉट है वो एंगुलर स्पीड है। तो एंगुलर स्पीड है थीटा डॉट, तो उसको लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो v इक्वल टू आर ओमेगा होगा ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर? तो यहाँ से देखो v इक्वल टू आर ओमेगा है और a इक्वल टू ए आर इक्वल टू क्या है, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर बाय r। क्लियर? यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको 1000 बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है उसकी कहीं पे भी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको कहीं पे भी बीच में यहाँ घुसेड़ना मत। अगर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स है वो आपने यहाँ पे बीच में कहीं पे अप्लाई कर दिया अपने आप से ही, तो वो माइनस साइन या प्लस साइन का आपको मिस्टेक आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर गलत आ जाएगा। तो बेटर है कि आप एंगुलर और रेडियल एक्सेलरेशन के बेस पे ही प्रॉब्लम है वो सोल्व करें। देखो यहाँ से भी बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स ही भी आएगा, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर ही सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अब यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन की बात हो गई, तो यहाँ पे आगे चलते हैं कि हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम है वो 2 स्टेप में ही सोल्व हो जाएगा आपका, कि पहले तो रिजोल्व ऑल फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन। तो पहले आपको फोर्सेस जो दिए गए हैं उसको रिजोल्व करना है। एक फोर्सेस है वो पैरेलल टू आर होंगे और एक फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर टू आर होंगे। मतलब कि यहाँ पे सर्कल की बात करें तो ये आर कैप डायरेक्शन है, तो आर कैप के पैरेलल इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फोर्स होगा और दूसरा इस डायरेक्शन का फोर्स होगा। तो इन दोनों में आपको डिवाइड कर देना है फोर्सेस कंपोनेंट को। उसके बाद क्या करेंगे कि नेट फोर्स अलोंग आर कैप है वो फाइंड कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेना है आपको और वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, इसके बाद फिर से टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप पुट कर दो। अब ये यहाँ से भी अगर सोल्व नहीं हो पा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो सोल्व नहीं हो रहा है, तो टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे 2 स्टेप में ही सोल्व हो जाएगा, कभी भी ये 3rd एंड 4th स्टेप की यहाँ पे ज़रूरियत नहीं होगी, कि नेसेसिटी यहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि सर्कल है वो इस तरह का है, तो इक्विलिब्रियम है वो हॉरिजॉन्टल एंड मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ अप और एफ डाउन। क्लियर? यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में मैंने लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल है तभी ही आप वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल दिया जाता है तो
पोटेंशियल अगर दिया गया है तो उसको पहले क्या करेंगे, फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। F इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। ओके, यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद तो हमें पता ही है फोर्स इक्वल टू ये सब पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि नया कंसेप्ट L इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। अब आर क्रॉस पी मतलब कि आर पी, देखो आर पी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे देखो आर और जो मोमेंट लीनियर मोमेंटम है पी, उसके बीच का जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो इसको आर पी मतलब कि एम वी आर लिख सकते हैं। सो L इक्वल टू एम वी आर होगा सर्कुलर मोशन के लिए। ये भी आपको याद रखना है, इसके बेस पे ही प्रॉब्लम कभी कभी सोल्व हो जाता है। तो हम ये प्रॉब्लम से वो डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम है वो सर्कुलर मोशन से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली लाग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स पे चले जाएंगे। तो पहले ये सभी चीज़ें हो रिवाइज कर लो, ये सभी जो याद रखने को बोला है वो याद रख लो, उसके बाद ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज कर लो और ये सब मेमोराइज कर लो और प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करेंगे। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम थोड़े बहुत लेंथी होते हैं, डेरिवेशन होता है। ओके, उसमें आपको डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना होगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम आपका सोल्व होगा। सो आप डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो वो आप हैबिट में डाल लो कि किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है वो अपनी बुक में लिख लो। ओके, तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।